लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। अगर हम कोई चीज अपनी लैंड पे लेके आते हैं जो डेंजरस हो और वो चीज जो है हमारी लैंड से एस्केप होके दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, क्या हम रिस्पॉन्सिबल होंगे इवन इफ वी वर नॉट केयरलेस? जी हाँ, यही है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो बोर्न हुई with the legendary case Rylance versus Fletcher. But wait, if the Fletcher was the one who suffered the loss, फिर केस का नाम राइलेंस वर्सेस फ्लेचर क्यों है? लेट्स अनटेंगल द होल स्टोरी फ्रॉम इट्स फैक्ट्स टू इट्स फाइनल इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न लॉ। पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। जो फ्लेचर था वो विक्टिम था जिसका माइंड फ्लड हुआ, और राइलेंस जो था वो डिफेंडेंट था जिसके रिजर्वर से पानी लीक हुआ था। सबसे पहले जो है फ्लेचर ने केस फाइल किया था राइलेंस के अगेंस्ट। तो लोअर कोर्ट में केस था वो फ्लेचर वर्सेस राइलेंस था। उसमें फ्लेचर प्लेंटिफ था और राइलेंस डिफेंडेंट था। फिर अपील हुई, वो राइलेंस ने अपील की, इसलिए केस का नाम हो गया राइलेंस वर्सेस फ्लेचर। तो इस चीज में कंफ्यूजन बड़ा रहता है। मैंने इवन कई जगह यूट्यूब पे भी देखा है, प्लेंटिफ जो है राइलेंस को बता देते हैं, फ्लेचर जो है वो डिफेंडेंट बता देते हैं, पर हम भूल जाते हैं ये अपील हुई थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील हुई थी तो पार्टीज के नेम जिसने अपील करी थी उसका पहले आया, तो राइलेंस वर्सेस फ्लेचर हुआ। चलिए अब हम फैक्ट से स्टार्ट करते हैं ये वाला केस। तो राइलेंस जो था एक वो मिल ओनर था, तो वो एक वाटर रेजर्वर बनाना चाहता था, एक बड़ा सा जलाशय बनाना चाहता था अपने लैंड पे, ताकि वो अपनी मिल को पानी दे सके जिस मिल का वो ऑनर था। फिर इसी के चलते उसने जो है ह्यूज रेजर्वर बनाया। वो बनवाने के लिए उसने खुद का उसका कोई रोल नहीं था, उसने कोई पार्टिसिपेशन नहीं की, उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट हायर। अब जब वो इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया बनाने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस दौरान उन्होंने देखा कि कुछ ओल्ड कोल शाफ्ट्स हैं जो उनको मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि कोल शाफ्ट्स क्या होती है? जो हमारी अर्थ होती है उसकी अलग अलग लेयर्स होती है, तो किसी लेयर में जो है कोयला पाया जाता है। तो जब कोयलों को निकालना होता है तो खदानें खोदी जाती हैं, राइट, तो कुएं की तरह। फिर उसके अंदर छोटी छोटी टनल्स बनाई जाती है, पैसेज बनाए जाते हैं ताकि उस कोयले को निकाला जा सके। तो इधर वो ही उसी को हम बोलते हैं कोल शाफ्ट्स एंड टनल्स, जो अंदर जाके अंदर को गई। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे और इंजीनियर्स थे उन्होंने देखा कि वहां पे कोल शाफ्ट्स हैं और टनल्स है, पैसेज है इनसाइड। तो उन्होंने देखा कि वो थोड़ी ऐसे ही मिट्टी से और डैबरी से भर दी, को ना क्लोज नहीं किया उन्होंने, अच्छे से बंद नहीं किया, तो उसके ऊपर ही पानी का रिजर्वर बना दिया, वो जलाशय बना दिया, टैंक खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ, रेजर्वर में पानी डाला तो वो क्या हुआ, वो टूट गया। और जब वो टूट गया तो टूटने से क्या हुआ, उन्होंने पानी जो है नीचे रिसना शुरू हो गया, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी कॉल शाफ्ट्स थे, ठीक है, तो पानी रिसना शुरू हो गया। जब पानी रिसा तो वो अंदर जो छोटी छोटी टनल पैसेजेस थे उसके थ्रू पानी फ्लेचर के खेत में चला गया, जिससे क्या हुआ, जो फ्लेचर था उसकी माइंस जो है वो फ्लड हो गई। अब उसे इससे भारी नुकसान हुआ। अब उसने क्या किया, अब उसने जो है केस फाइल किया। अब हम जो है चलते हैं कोर्ट की जर्नी पे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले जो उसने केस फाइल किया वो उसने कोर्ट ऑफ एक्सचेकर में फाइल किया। राइलेंस यहाँ पे विन हो गया, वो जीत गया केस, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि कोई नेग्लिजेंस जो है प्रूव नहीं होती, कि एटलीस्ट राइलेंस के पार्ट पे जो है नेग्लिजेंस नहीं है। फिर एक्सचेकर चैम्बर में फ्लेचर ने अपील करी, फिर इंट्रोड्यूस हुई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ब्लैकबर्न जे ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन अपनी लैंड पे कोई डेंजरस चीज लेके आता है, अगर वो चीज वहां से एस्केप करके किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे उसका उसमें फॉल्ट नहीं है, उसने पूरी केयर भी बरती है और उसका इंटेंशन भी नहीं देखा जाएगा। तो नेग्लिजेंस या इंटेंशन मैटर नहीं करता, चाहे आपका फॉल्ट नहीं है आप लायबल होंगे। तो यही से वर्क होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, लायबिलिटी विदाउट
फोल्ट। तो इस टाइम पे जो है फ्लेचर केस को जीत जाते हैं। फिर जी केस आगे गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, फाइनल अपील की रायलैंड्स ने। रायलैंड्स ने जब वहां पे अपील की, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को कंफर्म किया। उन्होंने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को कंफर्म करते हुए कहा कि इफ अ पर्सन ब्रिंग्स ऑन टू हिज लैंड, कुछ भी कोई पर्सन अपनी लैंड पे अपने पर्पस के लिए कोई चीज लेके आता है, अपने पर्पस के लिए, अपने यूज के लिए, अगर वो निकल जाती है अपनी लैंड से और दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, तो उस पर्सन को वो चीज अपने रिस्क पे रखनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके लैंड के ऊपर पानी का टैंक है, लीक करके दूसरे की दीवार तोड़ दे, कि उसकी लाइबिलिटी होगी विदाउट फॉल्ट, चाहे उसने जितनी मर्जी केयर करी हो, उसका फॉल्ट कोई भी नहीं है, फिर भी उसकी लाइबिलिटी मानी जाएगी। तो नेक्स्ट आता है इसके एक्सेप्शंस। इस केस में जो है वो एक्सेप्शंस भी दी गई। वहां पे दो एक्सेप्शंस थी, एक थी प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट और एक्ट ऑफ गॉड। अब प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट की एग्जांपल ले लो। मान लो इसी केस में अगर फ्लेचर खुद ही जो है रेजर्वर की जो जलाशय था उसकी दीवार तोड़ देता, तो वो उसका अपना फॉल्ट होता, तब उससे इसमें कंपनसेशन नहीं मिलता, तब उसकी रायलैंड की लाइबिलिटी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये प्लेंटिफ के ऑन फॉल्ट से हुआ। एक्ट ऑफ गॉड। अब एक्ट ऑफ गॉड में क्या होता है कि अगर कोई नेचुरल इवेंट आ जाए, लाइटनिंग हो, अर्थक्वेक आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, अगर उससे ऐसा कोई काम होता है, तब भी डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। तो ये दो जो एक्सेप्शंस थी इस केस में दी गई थी। उसके बाद कोर्ट्स के द्वारा और एक्सेप्शंस भी इसमें डाली गई, जैसे एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी, कोई तीसरा पर्सन ही आके दीवार को तोड़ जाता। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ ने कंसेंट दी होती, सपोज करो रायलैंड और फ्लेचर ने मिलके बनाया होता वहां पे रेजर्वर, तो अब उसने कंसेंट दिया उसे बनाने के लिए, उसकी लाइबिलिटी नहीं होती रायलैंड की। नेचुरल यूज ऑफ लैंड, अगर लैंड का नेचुरल यूज है, मीन वहां पे कोई डेंजरस चीज नहीं रखी गई है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जिसमें आपने जो काम किया है वो गवर्नमेंट परमिशन के अंडर किया गया है, तो वो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है वो मॉडर्न केसेस में भी अप्लाई होता है, जैसे पोल्यूशन के हो गए, केमिकल्स के हो गए, डेंजर सब्सटेंसेस के हो गए, उसमें भी इस रूल को जो है अप्लाई किया जाता है। अब इंडिया में देखा जाए, ये आइडिया आगे भी एक्सपेंड कर दिया गया है इनटू एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में इसे भी हम समझेंगे किसी और वीडियो में। इस पे जैसे कई केसेस हैं, एमसी मेहता के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोई भी नुकसान देने वाली एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो तो आप लाइबल हो, अगर उससे किसी को हार्म होता है उसके लिए नो एक्सेप्शंस, उसके लिए कोई एक्सेप्शंस नहीं है, यू आर लाइबल फॉर दैट हार्म। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इफ यू क्रिएट द रिस्क यू बियर द लॉस, कि अगर आपने कोई अपने रिस्क पे कोई डेंजरस चीज अपनी लैंड पे रखी है और वो एस्केप करके अगर किसी को नुकसान पहुंचाती है, तो उस नुकसान को आपको बियर करना पड़ेगा, चाहे आपने जितनी मर्जी केयर ली है, क्योंकि आपका ये नो फॉल्ट लाइबिलिटी है। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपने नेग्लिजेंस की, आपका इंटेंशन क्या था, कुछ भी नहीं देखा जाएगा, आपका फॉल्ट है या नहीं ये नहीं देखा जाएगा। ये सीधे सीधे बात करता है कि अगर आपने कोई रिस्क क्रिएट किया है अपने ओन पर्पस के लिए, तो आपको उसका लॉस अगर उस चीज से हो जाता है, अगर वो चीज एस्केप कर जाती है, तो आपको वो लॉस भी बियर करना पड़ेगा। सो दैट्स द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विद द केस ऑफ रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट करके बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, और बताएं अगर आपको और वीडियोस इन टॉपिक्स पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।